नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत उसके गद्य भाग का एक अंतिम पाठ है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस पर हम विचार कर रहे थे और हम इस पर 3 चर्चाएं कर चुके हैं। यह इस पाठ पर अंतिम चर्चा है, जिसमें हम इस पाठ पर बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं जो इस व्यंग्य रचना पर आधारित हैं, और इसके जो लेखक हैं मनहर चौहान, उनके साहित्यिक जीवन, उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसके बारे में है। उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, और इन्हीं में से जो कि प्रश्न इसी तरह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये प्रश्न हमने बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि इस पाठ पर कितने प्रश्न बन सकते हैं। संभावित अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाने की कोशिश की है। तो पहला प्रश्न है, लेखक के दोस्त शेर जंग घर का नाम कविताओं में अक्सर क्या छपता था। इस रचना की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसी में इसका उल्लेख आया है, जिसमें लेखक मनहर चौहान और उनका दोस्त शेर जंग गर्ग हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, और दोनों हंसी मजाक में बात कर रहे हैं। तो लेखक अपने दोस्त शेर जंग गर्ग से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके नाम में भी बराबर पत्र पत्रिकाओं में आता रहता है, लेकिन वो गलत छपता था। प्रश्न यह है कि लेखक का जो नाम शेर जंग गर्ग है, उसका नाम अक्सर किस रूप में छपता रहता था। उनके नाम में क्या गलतियां संपादक छोड़ दिया करते थे। तो गलतियां हैं कि इस नाम में आने वाली जितनी भी मात्राएं हैं वो सारी की सारी गायब हो जाया करती थी। तो लेखक के दोस्त शेर जंग गर्ग का नाम कविताओं में अक्सर क्या छपता था, वो छपता था सर जग गग। श की मात्रा, श पर जो मात्रा लगी हुई थी वो गायब है, और ज के ऊपर अंग की जो मात्रा है वो गायब है, और ग के ऊपर जो रे की मात्रा लगी हुई है वो गायब है। इस रूप में अशुद्ध वर्तनी के साथ उनके दोस्त का नाम छपता था। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने दोस्त से नाम बदलने के लिए क्यों कहा। क्योंकि उनकी मात्राओं के साथ झंझट था। उनके नाम के साथ सबसे बड़ी जो समस्या थी कि उनका नाम मात्राओं से युक्त था। उनके नाम में मात्राएं लगती थी, और हिंदी में अक्सर मात्राएं छूट जाया करती है। तो लेखक ने अपने दोस्त से नाम बदलने के लिए क्यों कहा, उसका कारण भी यही है कि उनके नाम में अक्सर गलतियां हो जाया करती थी, और लेखक ऐसा सुझाव देता है कि आप ऐसा नाम रखिए जिससे कि गलतियां न रहें, क्योंकि उसके नाम में मात्राएं आती थी और मात्राओं में गलतियां होती थी। इसलिए लेखक ने सुझाव दिया कि इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए नाम ही बदल लीजिए ताकि गलतियां ना हो। अब अगला प्रश्न इसी से बनता है कि लेखक ने अपने मित्र को किस प्रकार का नाम रखने की सलाह दी। मित्र जो इस पाठ के लेखक हैं मनहर चौहान, वो उनको कहते हैं कि हिंदी में अक्सर मात्राओं की गलती होती है, इसलिए आप ऐसा नाम रखिए कि वह उस नाम में मात्रा ही न हो। ऐसा जो कि वो सलाह देते हैं। देखिए, बिना मात्राओं वाला नाम। लेखक अपने मित्र को कहता है कि आप ऐसा नाम रख लीजिए जिसमें मात्राएं ही न हो, ताकि गलती करने वाला कैसे गलती करेगा। तो ये सलाह देता है। अगला प्रश्न है, लेखक के दोस्त
शेर जंग गर्ग की यहाँ हम भी थोड़ी सी जो कि उसमें गलती हो गई है, इसको सुधार लीजिए। नाम को बेचारे शेर जंग गर्ग के नाम में हम भी गलतियाँ छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको सही कर लेना। शेर जंग गर्ग की मूल समस्या क्या थी? तो इसका उत्तर है, उसकी समस्या थी कि वो कवि था और कविताएं लिखता था। गलत मात्राओं से बचने के लिए नाम तो बिना मात्रा वाला रख सकता था, पर कविता बिना मात्रा के संभव नहीं थी, क्योंकि शेर जंग गर्ग एक लेखक था और वह मात्राएं जो कविताएं लिखा करता था, और कविताओं में ये संभव नहीं है कि बिना मात्रा की कविता लिख दे, क्योंकि मात्रा तो आना स्वाभाविक है। हिंदी एक प्रकार से मात्रात्मक भाषा है, मात्राओं का प्रयोग इसमें भरपूर मात्रा में होता है, हर शब्द मात्राओं से युक्त होता है। ऐसी स्थिति में जो कि उसके सामने समस्या थी कि वह एक लेखक था, कवि था, नाम तो बदल सकता था, लेकिन अपना कविता लिखने का जो काम है वो उसे छोड़ नहीं सकता था। इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए वर्तनीगत अशुद्धियों से उसे बार बार सामना करना पड़ना ही होगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने हिंदी को मातृभाषा क्यों कहा? लेखक ने हिंदी को मातृभाषा क्यों कहा? तो लेखक ने हिंदी को मातृभाषा इसलिए कहा क्योंकि इसमें मात्राओं का अधिक महत्व रहता है, या कि मात्राओं का अधिक महत्व होने के कारण लेखक इसे मातृभाषा कहता है। मात्राओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए महत्व भी है और उनकी संख्या भी अधिक है, कि हर शब्द में मात्राएं रहती है, बिना मात्राओं के शब्द बनते नहीं हैं, इसलिए इसे मातृभाषा कहा है। हिंदी के मातृत्व पर कौन हावी रहती है? तो इस पर मात्राएं हावी रहती है। मात्राएं तो इसमें होगी ही सही। अगला जो प्रश्न है वो चलिए देखते हैं कि मात्राएं गलत लग जाए या गायब हो जाए तब भी हिंदी की गाड़ी क्यों और कैसे चलती रहती है? लेखक ने अपनी इस व्यंग्य रचना में लिखा है कि हिंदी भी एक अजीब भाषा है, जिसमें लोग गलतियां करते हैं, लिखने में गलत लिखते हैं, फिर भी लोग उन्हें एक अंडरस्टूड समझ करके जो कि सही बोलते रहते हैं, उसका उच्चारण सही बोलते रहते हैं और हिंदी की गाड़ी चलती रहती है। तो प्रश्न बनता है कि मात्राएं गलत लग जाएं या गायब हो जाएं तब भी हिंदी की गाड़ी क्यों और कैसे चलती रहती है? तो इसका उत्तर होगा, गलत को भी सही मानकर पढ़ने की प्रवृत्ति के कारण काम अटकता नहीं है लोगों का और चलता रहता है, तब भी हिंदी, इसलिए कहा है कि तब भी हिंदी की गाड़ी चलती रहती है। दिल्ली में पंजाबी लोग विक्स, लक्ष्य, अशोक को क्या बोलते हैं? लेखक ने चूँकि शुरुआत दिल्ली से की है और दिल्ली के लेखक दिल्ली में रहता है, तो वहाँ की जो भाषा संबंधी उच्चारण है उसका ज्ञान लेखक को बराबर है, और वो चिंतन करता है कि लोग शब्दों को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं, किस प्रकार से मात्राएं बदल देते हैं, मात्राएं गायब कर देते हैं या अतिरिक्त मात्राएं लगा देते हैं। तो 3-4 शब्दों को उन्होंने हमारे सामने रखा है, जैसे विक्ष है, लक्ष्य है, अशोक है। इनको बिल्कुल अलग तरीके से लोग वहाँ पर बोलते हैं। तो पंजाबी लोगों के संदर्भ में लेखक ने उदाहरण दिया है कि विक्स को क्या बोलते हैं? विकस। लक्ष्य को क्या बोलते हैं? लकश। अशोक को क्या बोलते हैं? शोकी। और लेखक ने, जब हमने इस पाठ को पढ़ा था, तो अशोक का तो किस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन होता है, 2-3 रूप उन्होंने बतलाए थे कि पहले अशोक से क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, इस तरह से कैसे घिस घिस करके ये शब्द शोकी हो गया है। चाहे अशोक को वो लिखित रूप में अशोक उनको दिखाई दे पढ़ने के लिए, कितना हाथी के बराबर मोटे मोटे अक्षरों में अगर अशोक लिखे देंगे तब भी वो शोक की ही उसको
पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संघर्ष फिल्म के निर्माता को लेखक ने करारी चिट्ठी क्यों लिखी? पाठ के अनुसार संघर्ष फिल्म के निर्माता को लेखक ने करारी चिट्ठी क्यों लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा, फिल्म के पात्र परिचय में हिंदी की गलत मात्राएं होने के कारण जब लेखक ने संघर्ष फिल्म का इश्तिहार देखा, पोस्टर देखा, तो उसमें अंग्रेजी में जो भी कुछ लिखा हुआ था वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन हिंदी में जो फिल्म का नाम लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था, सुगूर्स लिखा हुआ था, सुंगूर्स लिखा हुआ था। और उस पोस्टर को देख करके लेखक ने उसके निर्माता को एक करारी चिट्ठी लिखी। तो उत्तर होगा, हिंदी के पात्र परिचय, फिल्म के पात्र परिचय में हिंदी की गलत मात्राएं होने के कारण, यानी कि हिंदी की मात्राएं जो गलत रूप से लगी हुई थी या कि लिखी हुई थी। तो जो इस व्यंग्य रचना के लेखक हैं, उन्होंने जो फिल्म का निर्माता है, संघर्ष फिल्म का निर्माता, उसे एक खरी खोटी सुनाने वाली चिट्ठी लिखी कि आपने हिंदी के साथ ये क्या खिलवाड़ कर रखा है। इस प्रकार की उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, यानी कि फिल्म के पात्र परिचय में हिंदी की गलत मात्राएं होने के कारण उन्होंने फिल्म निर्माता को एक करारी चिट्ठी लिखी थी। अगला है, फिल्म निर्माता द्वारा मात्राओं की गलती पर लेखक को क्या जवाब भेजा? लेखक ने जब फिल्म निर्माता को पत्र लिखा, एक करारी चिट्ठी लिखी, तो फिल्म निर्माता की तरफ से जवाब आया, लेकिन वो जवाब हैरान कर देने वाला था। और वो क्या आया कि वो भाषा के प्रति कोई उनकी समझदारी नहीं है, या भाषा के प्रति वो गंभीर है ही नहीं। और लेखक को उल्टा लिखते हैं कि यदि मात्राएं गलत लग जाए, गलत जगह लग गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। इससे न जो कि संप्रेषण के बारे में या ये फिल्म कितना मनोरंजन करती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बराबर हमारा जो मकसद है वह जो कि हमें प्राप्त हो रहा है, हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त हो रहा है। हिंदी में अगर कोई जगह गलत मात्राएं लिख दी तो उससे जो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लेखक को वो लिखते हैं कि यदि मात्राएं गलत जगह लग गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, पत्रिका के लिफाफे पर लेखक का नाम मनहर चौहान के स्थान पर अशुद्ध रूप में क्या लिखा हुआ था? लेखक जब हिंदी को सुधारने के लिए अपने घर से शुरुआत करते हैं, लेखक हिंदी में जो वर्तनी संबंधी जो लड़ाई लड़ाई की शुरुआत करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे अपने घर से, दिल्ली से अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। और लेखक अपने घर में चारों तरफ चीज़ें देखता है कि कहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, कहाँ पर सही लिखा हुआ है, कहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो उनकी नज़र पत्रिका के एक लिफाफे पर पड़ी, जिस लिफाफे को उन्होंने खोला भी नहीं था और उनका नाम गलत लिखा हुआ था। और इसीलिए उन्होंने उस गलत नाम को जो कि काट करके आगे जो कि उस पत्रिका को प्राप्त नहीं किया, बल्कि डाक द्वारा वापस भेज दिया गया। तो हमारा जो प्रश्न है वह है, पत्रिका के लिफाफे पर लेखक का नाम मनहर चौहान के स्थान पर अशुद्ध रूप में क्या लिखा हुआ था? तो देखिए, मनोहर चौहान, यानी कि मनहर का क्या हो गया, मनोहर, और चौहान का क्या हो गया, दोनों मात्राएं गायब है और वह ध्वनि का आगमन हो गया है, और न गायब हो गया है, न के स्थान पर अण आ गया है। और यह हिंदी की एक भाषा परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कि उसमें पहले की ध्वनियों का लोप हो जाता है और नई ध्वनियों का आगमन हो जाता है, और इस प्रकार के शब्द और शब्द की संरचना में बदलाव आ जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पत्रिका के लिफाफे पर अपने गलत नाम को काटकर क्या लिख दिया? लेखक ने उस पत्रिका को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने नाम को काट करके उसे जहाँ से आई थी वहीं वापस भेज दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि उस नाम को काट करके उन्होंने उस पर क्या लिख दिया था? क्या लिखा था? आपको ध्यान होगा कि ये आदमी तो कब का ही मर गया,
कि ये आदमी मर चुका है। व्यंग्य के साथ गुस्से में उन्होंने उस पर ये लिख दिया और उस डाक को वापस लौटा दिया। लेखक ने जब कीर्ति नगर के नक्शे को देखा तो उसमें कीर्ति नगर किस प्रकार लिखा हुआ था। आगे की जो चर्चा है इस पाठ में वो सारी की सारी इस कीर्ति नगर शब्द पर केंद्रित हो जाती है कि लेखक बार बार पत्र व्यवहार करके इस शब्द को सही करवाने की कोशिश करता है, लेकिन लेखक को सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा जो प्रश्न है वह है, लेखक ने जब कीर्ति नगर के नक्शे को पहली बार देखा तो उसमें कीर्ति नगर किस प्रकार से लिखा हुआ था या कि किस रूप में लिखा हुआ था। तो देखिए कैसे लिखा हुआ था। कीर्ति नगर, ती पर बड़ी की मात्रा लग रही है और जो र क के अंदर लगा हुआ है वह भी गलत है, क्योंकि ता पर छोटी की मात्रा आएगी और जो र है यह तक वाली जो ई की मात्रा है उसके ऊपर चढ़ेगा, तब जाकर के ये क्या होगा, कीर्ति नगर। आगे देखिए, लेखक ने कीर्ति नगर नाम को सही लिखने के लिए किसको पत्र लिखा। जब लेखक ने कीर्ति नगर के बोर्ड पर, नक्शे पर जब नाम देखा कीर्ति नगर का जो अशुद्ध लिखा हुआ था, तो उसको सही करने के लिए किसे पत्र लिखा। तो इसका उत्तर होगा निगम के अधिकारियों को, नगर जो कि निगम के जनसंपर्क अधिकारी को उन्होंने पत्र लिखा कि इसे सही किया जाए। लेखक के पहले पत्र के उत्तर में नगर निगम द्वारा कीर्ति नगर का नाम किस रूप में लिखा। जब लेखक ने पहली बार उनको पत्र व्यवहार किया तो नगर निगम के अधिकारियों पर प्रभाव पड़ा कि आपने हमसे जो गलती हुई उसको हमारे ध्यान में लाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कीर्ति नगर शब्द को सुधारने की कोशिश की। हमारा प्रश्न है कि कीर्ति नगर निगम द्वारा कीर्ति नगर का नाम किस रूप में लिखा गया या उनमें क्या सुधार किया। तो उत्तर होगा कीर्ति नगर। लेखक ने उनको लिखकर भेजा था कि कीर्ति नगर कैसे लिखते हैं, लेकिन लिखकर भेजने के बावजूद भी इसमें फिर वर्तनीगत गलती कर दी कि जो र की जो मात्रा है वो ती के ई की मात्रा के बाद लगती है और यह जो बड़ी क पर जो बड़ी की मात्रा लगी हुई है इसके ऊपर लगा दी। इस प्रकार उन्होंने इस कीर्ति नगर शब्द को इस प्रकार से मात्रा के माध्यम से बना दिया कि इसका उच्चारण ही संभव नहीं है। कीर्ति नगर की जो कोई होता नहीं है, और लेखक भी इससे बड़ा दुखी होता है। आगे देखिए, लेखक के दूसरे पत्र के प्रभाव से कीर्ति नगर को सही करने के प्रयास में कैसे लिखा। लेखक के दूसरे पत्र के प्रभाव से लेखक ने जितनी भी बार पत्र लिखा, हर बार निगम के अधिकारियों ने उसे सही करने की कोशिश की। तो दूसरा जो लेखक ने पत्र लिखा, पहले लिखा उसका भी परिणाम ये निकला कि उन्होंने गलत रूप में लिखा। फिर दूसरा जो उन्होंने पत्र व्यवहार किया, दूसरी बार लिखा पत्र, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे लिखा था, चलिए देखिए। उन्होंने लिखा कीर्ति नगर, इसका उच्चारण ही संभव नहीं है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा। अगली बार देखिए, अनेक बार पत्राचार करने से क्या लेखक को कीर्ति नगर के नाम को सही करवाने में सफलता मिली। लेखक ने कई बार निगम के जनसंपर्क अधिकारी को पत्र लिखा कि दिल्ली के कीर्ति नगर के नक्शे में लिखे हुए कीर्ति नगर नाम को सही कर लीजिए, वर्तनी की दृष्टि से ये गलत लिखा हुआ है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि उसे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। प्रश्न में है क्या लिखा हुआ है कि उनको सफलता मिली या नहीं मिली। उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। लेखक ने कितना ही प्रयास किया और झुंझला करके वो इस काम को छोड़ देते हैं। आगे देखिए, लेखक के प्रयास से कीर्ति नगर को नगर निगम के ने अंतिम रूप से किस प्रकार लिखा।
बार बार लेखक ने जो कि निगम के जनसंपर्क अधिकारी को पत्र लिखा और जो अंतिम रूप दिया गया वह बिल्कुल कीर्ति नगर से वो बदल करके वो कीर्तन नगर हो गया। तो देखिए क्या किस रूप में लिखा था, कीर्तन नगर, और लेखक हार खा करके जो कि इस काम को छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पाठ में अहिंसा का भक्त किसे कहा गया है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, पाठ में अहिंसा का भक्त किसे कहा गया है, अहिंसा का पुजारी किसे कहा गया है? तो इसमें क्या आएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के लिए आया है कि महात्मा गांधी गुजराती थे और अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा के भक्त है, और मैं भी गुजराती हूँ और अहिंसा का भक्त हूँ, अन्यथा नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ में और भी ज़्यादा जो कि कार्यवाही करता। और ये सोच करके लेखक इससे दूर हो जाता है, जो कि इस काम को छोड़ देता है। हिंदी हमारी मातृभाषा, पाठ में अहिंसा का भक्त किसे कहा गया है? तो देखिए गांधी जी तथा लेखक स्वयं को भी गांधी जी को अहिंसा का भक्त कहा गया है, और स्वयं लेखक को भी, लेखक ने भी अपने आप को अहिंसा का भक्त माना है या कि मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिए, लेखक डाकघर जाते समय कीर्ति नगर की सड़क से बचता हुआ क्यों निकला? लेखक डाकघर जाते समय कीर्ति नगर की सड़क से बचता हुआ क्यों निकला? सबसे पहली बात तो यह कि लेखक डाकघर क्यों गया था। लेखक डाकघर इसलिए गया था कि लंबे समय से लेखक की पत्रिकाएं नहीं आ रही थी, कोई भी डाक नहीं आ रही थी, लेकिन और इसलिए वो डाकघर में जो कि जाता है पता करने के लिए कि मेरी चिट्ठियां क्यों नहीं आ रही है। लेकिन वो जिस रास्ते से निकलता है वो कीर्ति नगर वाला रास्ता पड़ता है, लेकिन लेखक उस कीर्ति नगर वाली सड़क को छोड़ देता है, किसी दूसरी सड़क से डाकघर जाता है। तो प्रश्न हमारा ये है कि वह क्यों छोड़ता है? तो इसका उत्तर होगा, लंबे प्रयास के बाद भी कीर्ति नगर के नक्शे में सुधार नहीं कर पाने के कारण या कि उसमें अपार असफलता प्राप्त हो जाने के कारण, एक करारी हार होने के कारण वो उससे बचना चाहता है और उससे दूसरे रास्ते से लेखक निकलना शुरू करता है। जब लेखक डाकघर गया तब डाकिया लेखक को देखकर भौचक्का क्यों हो गया? कारण यह था कि लेखक ने जो पत्रिका का लिफाफा था उस पर क्या लिख करके भेजा था कि यह आदमी मर चुका है, और चूंकि डाकिया लेखक को जानता था इसलिए लेखक को देख करके वो अचानक आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह आदमी तो मर गया था, ये कैसे जिंदा हो गया या अभी कैसे जिंदा है। लेखक को जिंदा देखकर, उत्तर होगा लेखक को जिंदा देख करके, क्योंकि डाकिये को ये मालूम था कि ये उस जो वापस किया था लिफाफा पत्रिका का उसमें ये लिख करके भेजा था कि ये आदमी तो मर गया। और आज लेखक जब डाकघर में गया और डाकिया उसे देखता है तो जिंदा देख करके वो हैरान हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है, भौचक्का हो जाता है। तो उत्तर क्या होगा, लेखक को जिंदा देखकर। अगला जो प्रश्न है, साप्ताहिक हिंदुस्तान द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में मनहर चौहान को किस कहानी के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर होगा घुरघुसरा। अगला है प्रश्न है, मनहर चौहान का किस कहानी आंदोलन से संपर्क रहा? तो इसका उत्तर होगा सचेतन कहानी, सचेतन कहानी आंदोलन। अगला प्रश्न है, मनहर चौहान के किन्हीं दो कहानी संग्रहों के नाम बताइए? तो पहला है घरघुसरा और दूसरा 20 सुबहों के बाद। हिंदी हमारी मातृभाषा है, रचना किस प्रकार की रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एक व्यंग्य रचना है। जैसे हम पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, रेखा चित्र पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यह भी एक रचना का विधा का स्वरूप है जिसे व्यंग्य रचना कहा जाता है। तो देखिए ये हिंदी हमारी मातृभाषा क्या है, एक व्यंग्य रचना है। हिंदी हमारी मातृभाषा व्यंग्य रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये किसमें, ज्ञानोदय के श्रेष्ठ चयन अंक में दिसंबर 1969 जनवरी 1960 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी हमारी मातृभाषा व्यंग्य रचना में किसे व्यंग्य का निशाना बनाया गया है, यानी कि किस पर व्यंग्य किया गया है? तो इसका उत्तर होगा
भाषा लेखन में वर्तनी अशुद्धि को और हमारी भाषा के प्रति जो असावधानी है उसको लेकर के व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न है, हम अंग्रेजी में सही लिखते हैं पर अक्सर हिंदी में गलतियां कर देते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर है असावधानी और भाषाई वर्तनी के प्रति सजगता के अभाव में। जब हम अंग्रेजी को सही लिख सकते हैं तो हिंदी को क्यों सही नहीं लिख सकते? ये हमारी असावधानी के कारण है। अगला, अब हम ये इस पाठ की चर्चा यहीं पर खत्म होती है, या कि ये प्रश्न इस पाठ से संबंधित खत्म होते हैं, चूँकि इस पाठ में वर्तनी शुद्धि को लेकर चिंतन किया गया है और हमारी जो लापरवाह प्रवृत्ति है, हमारी जो असावधानी है, भाषा के प्रति जो गंभीरता का अभाव है, उसको ही व्यंग्य का निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पर हम कुछ हिंदी के ऐसे शब्दों के आपके सामने उदाहरण रखेंगे जिनको अक्सर हम गलत लिखते हैं, गलत जो कि उसका उच्चारण करते हैं, गलत लिख करके गलत उच्चारण करते हैं, जबकि वर्तनी का तात्पर्य यही है कि जैसा लिखा जाए वैसा बोला जाए, जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए। तो कुछ शब्द हैं जिनको हम अक्सर गलत लिख देते हैं। हिंदी के कुछ विशिष्ट शब्द जिनमें अक्सर गलतियां कर देते हैं। देखिए, ये जो रो है पहली, यह अशुद्ध शब्दों की है जिनको अक्सर हम लिख देते हैं। अकस्मात, अड़ियल, अंतःकरण। अब अकस्मात का, अड़ियल का और अंतःकरण का शुद्ध क्या होगा? देखिए, अकस्मात में क्या होगा? त पर हलंत लगेगा, अड़ियल में अड़ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, इसका उच्चारण होता है अड़ियल। और अंतःकरण में इसमें विसर्ग लगेगा और कैसे लिखा जाएगा? अंतःकरण। अगला जो प्रश्न है, श्रृंखला, कुतूहल, अहिल्या, इसमें श्रृंखला को भी अधिकतर गलत लिखते हैं, कुतूहल को भी गलत लिखते हैं, क्योंकि इसमें जो दोनों मात्राएं हैं वो कैसे लगेगी, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन पैदा होता है। और अहिल्या को भी अक्सर गलत लिखते हैं। तो देखिए, श्रृंखला को तो कैसे लिखेंगे? इसमें जो अशुद्धि है उसका मूल कारण है कि हम श्रेय लिखते हैं, उसमें ये जो र मिला हुआ है, र की मात्रा लगती है जब श्रेय बनता है, और यहाँ पर जो श्रृंखला का उच्चारण है उसमें री की मात्रा होती है, इसलिए मात्रा एक ही लगेगी। जो र की मात्रा लगी हुई है वो हटेगी और री की, श्रृंखला, जैसे दूसरे शुद्ध शब्द में लिखा हुआ है, ये र की तरह लिखा हुआ है, श है और नीचे री की मात्रा लिखी हुई है, तो कैसे बोलेंगे? श्रृंखला। और जो कुतूहल है, कुतूहल में भी यहाँ पर जो कि ये छूट गया है, ये भी हम इसका गलती से जो कि हो गया है। कुतूहल में जो शब्द आएगा वो किस प्रकार से आएगा, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ। ये कौतूहल इस तरह से आएगा, ठीक है। और अहिल्या के अंदर इसमें यह भी जो कि गलत हो गया, इसको कैसे लिखेंगे? अहल्या, इसका उच्चारण क्या होगा? अहल्या, अहल्या, ठीक है। तो इनको इस तरह से हम लिखेंगे। यस, ये शब्द यहाँ आए हैं, उधर इसमें सुधार दिया गया है। देखिए, श्रृंखला कैसे लिखेंगे? श्रृंखला, यहाँ पर र की मात्रा गायब की हमने और री की मात्रा वैसे के वैसे ही रख ली। अब जो कुतूहल है, इसमें कौतूहल भी लिख सकते हैं और कुतूहल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चिन्ह में इसमें भी अक्सर गलतियाँ होती है। इसमें हलंत लगेगा किस पर? ह पर, और न इसमें पूरा है तो इसमें चिह्न लिखेंगे, चिह्न, ठीक है। और जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, अक्सर परीक्षाओं में आता है, वो है कवित्री
के रूप में आता है और इसका सही रूप है कवयित्री। और गणमान्य, इसमें क्या लिखोगे, इसको कैसे बोलेंगे, गण्यमान्य। और जो गांधी है, गांधी शब्द है, इसमें भी बिंदी से काम नहीं चलेगा, चंद्र बिंदी लगेगी, तो गांधी। और दूसरा शब्द है पड़ोसन, पड़ोसन का शुद्ध उच्चारण होगा पड़ोसिन, और उसी तरह से इसमें लिखा जाएगा। देखिए दूसरे शब्द हैं पुरस्कार, विशिष्ट, व्यवहारिक। ठीक है, तो इसमें रग, पुरस्कार में रू नहीं आएगा, आधा से आएगा ये पुरस्कार। और विशिष्ट, इसमें ठ नहीं आएगा, ट आएगा। और व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। तो इस प्रकार से हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसकी चर्चा यहीं खत्म होती है। और गद्य भाग में केवल एक पाठ बचा है जिसका नाम है उत्सर्ग एकांकी, राम कुमार वर्मा। हम अब आगे इस एकांकी को पढ़ेंगे, और जो हमारी व्याकरण का जो भाग बचा हुआ है, व्याकरण में हमने केवल लोकोक्ति और मुहावरे के संदर्भ में विचार किया है। आगे जो कि ये चर्चाएं जारी रहेगी। धन्यवाद।